दोस्तों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ईपीएफओ 2025 30 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था। ये भी यूपीएससी करवाती है और जानेंगे इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आए थे और वो हमारे आगामी प्रीलिम्स 2026 में किस टाइप से हमारे काम आ सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पॉलिटी का सेक्शन है। ठीक है, पॉलिटी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, ये खत्म सही लग रहा है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय और उसकी रजिस्ट्री की कार्य संरचना के निर्धारण हेतु प्रशासनिक शक्तियां अनन्य रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है। बिल्कुल, हमने जाना है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वही वहाँ का प्रमुख होता है, उसी के पास सारी शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट की। तीसरा कथन है, एक व्यक्ति जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, सेवानिवृत्ति के पश्चात केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही वकालत कर सकता है, ना कि भारत के किसी अन्य न्यायालय में। ये बिल्कुल गलत है, इस टाइप की कोई पाबंदी नहीं है। चौथा कथन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक नामित वरिष्ठ अधिवक्ता भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अभिलेख अधिवक्ता के बिना प्रस्तुत होने के लिए अधिकृत नहीं है। बिल्कुल, ये भी गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि दोनों स्टेटमेंट थोड़ा नेगेटिव सी है। ठीक है, अगर आपको कॉमन सेंस पता होगा तो आप आंसर लगा सकते हो। तो आंसर इज 1 और 2। ठीक है, इस टाइप से देखा हमने ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद में अनन्य अधिकारिता है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है कि वो 2 राज्य माने बाद पंजाब और हरियाणा के बीच लड़ाई हो रही है तो तीसरा राज्य उच्च न्यायालय घुस गया वहाँ, वो नहीं कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। पहला सही है, पहला गलत है, सॉरी, क्योंकि दोनों बोल रहा है। ठीक है, केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के पास रिट जारी करने की शक्ति है। अब इसमें ना है जिला न्यायालय आ गया। आपको पता है कि रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया में किसी राज्य के मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। ये गलत है। जो राज्यपाल जब चुनता है ना उच्च न्यायालय के उसको न्यायाधीश को, तो वो परामर्श लेता है मुख्यमंत्री से। चौथा, न्यायालय के कुछ विषयों में न्यायकरण करते समय ऐसे रीति रिवाज और परंपराओं का जो किसी संविधान का खंडन नहीं करते, अभिज्ञान रखना होगा। बिल्कुल सही है, एक कथन सही है इसमें केवल। ठीक है, काफ़ी कुछ कॉमन सेंस वाले भी हैं और थोड़ा बेसिक नॉलेज भी इसमें चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हल हो पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, ईवीएम के बारे में। लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का सर्वप्रथम उपयोग 2004 में हुआ था। सही है ये। नियंत्रण इकाइयों और वीवीपैट में बिल्कुल एक ही समय मतों को अभिलिखित किया जाता है। नहीं, जब आप बटन दबाते हैं और जो पर्ची निकलती है उनका टाइम बहुत अलग होता है, तो दूसरा गलत है। जब दूसरा गलत है तो अब तीसरा चेक करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम के अभिकल्पना विनिर्माण के 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को काम में लगाया गया है। ठीक है, ये दोनों सही है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टफ भी हो जाते हैं, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, यूपीएससी के माइंडसेट को देखना पड़ेगा, वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है और आगामी प्रीलिम्स में हमारे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। ई विधान एप्लीकेशन के बारे में पूछा है, यह भारत सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है। ठीक है, यह एप्लीकेशन एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल ठीक है। यह संसद सचिवालय द्वारा विकसित की गई, नहीं, ये संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित की गई है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री द्वारा ये। ठीक है, तो तीसरा गलत है। जब तीसरा गलत है, 1 2 सही है तो 1 2 4 सही होगा। कुछ कॉमन सेंस भी हो जाते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अगला हम पाएंगे कि ये आरटीआई के बारे में। भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ठीक है, हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के उपरांत पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, अन्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र। अब इसमें एक पेंच है, मुख्य सूचना आयुक्त 5 साल के कार्यकाल में पुनर्नियुक्ति की नहीं हो सकती है। मुख्य सूचना आयुक्तियों की भी नहीं हो सकती है, केवल तब हो सकती है जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले हों। तो दूसरा भी गलत है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसद संघ सूची आवृत्ति सूची में संबंधित विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, संवर्धित सूची दोनों पर कर सकती है, अवशिष्ट शक्तियां उनके पास है। संसद किसी ऐसे विषय पर विधि निर्माण कर सकती है जो संवर्धित सूची राज्य सूची में सूचीबद्ध ना भी हो। बिल्कुल ठीक है, दोनों पे उसको शक्तियां प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास स्वयं के पास अवमानना दंड देने की शक्ति है। केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं, हाईकोर्ट के पास भी तो है। हाईकोर्ट के खिलाफ कोई कुछ बोल देगा तो वो भी अवमानना कर सकता है। दूसरा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। नहीं, उच्च न्यायालय के पास नहीं सलाहकारी, केवल इसके पास है, हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो दोनों गलत हो गए। ठीक है, हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या पता पूछ भी सकता है और
इसके माइंडसेट को समझना है। निम्न विषयों पर भारत के संविधान के राज्य नीति निर्देश टीपीएसपी के बारे में पूछ रहा है। भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये भी सही है, उसमें आर्टिकल 40 में आता है ये, आर्टिकल 40 आर्टिकल 44 में, सॉरी। 14 वर्ष की आयु के लिए बालकों के लिए बाल्यावस्था सीख, आदर्श शांति आर्टिकल 51, तो तीनों ही आ रहे हैं। कि थीम ध्यान रखनी है, थीम की किस थीम पर पूछ रहा हो, डीपीएसपी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन आ चुके हैं अब। भारत के नाट्य शास्त्र के बारे में कौन सा कथन सही है? विद्वानों द्वारा इसका काल है द्वितीय शताब्दी और द्वितीय शताब्दी सी के बीच निर्धारित किया गया, बिल्कुल ठीक है। नाट्य के प्रदर्शन का विश्लेषण वाणी, गायन, वादन, संकेत के माध्यम से होता है, ठीक है। इसका विषय अरस्तु की पोएट्रिक्स, जो कि सबसे निकटतम प्राचीन ग्रीक के प्रतिरूप से कम विस्तीर्ण नहीं, इसका क्षेत्राधिक व्यापक है भाई। तीसरा गलत है, तो पहला और दूसरा सही है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? भारत में इनमें से किसने भीमबेटका की गुफा चित्र की खोज की थी? ये की थी वीएस वाकड़कर ने। ठीक है, वीएस वाकड़कर जी ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय चित्रकला के विकास का सही कालानुक्रम कौन सा? अब आपको पता है कि भीमबेटका की गुफा सबसे पहले आई थी, ठीक है। उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साई सीतलवासन गुफा आई होगी, 2, फिर महाजनक अजंता की गुफाएं, यानी कि 2, 1, 3, 4। बृहदेश्वर मंदिर बहुत बाद का है, यह आपका चोल काल का है या फिर पल्लव काल का है, ये बाद का है, तो 2, 1, 3, 4 है इसका। ठीक है, उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? आपको पता होगा, सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन, हिस्ट्री के थोड़े टफ क्वेश्चन थे। विशाखापट्टनम के पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्यतः गुंडेम के नाम से जाना जाता है। नियमित अंतर पर ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध होने वाले विद्रोह में निम्न में से किन कारणों से प्रमुख था? गोलकंडों की गद्दी पर पूर्वी जमींदार परिवार की स्थापना, ठीक है। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भूपति परिवार को वार्षिक गुजारा भत्ता देना, पहला गलत है, पहला डायरेक्ट कारण नहीं था, 2 और 3। हालांकि हिस्ट्री के क्वेश्चन को उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ कहा नहीं जा सकता कब कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विद्रोह को इसमें काल कर्मानुसार लगाना है। तो पहला है संथाल विद्रोह 1855 में, खैरवार विद्रोह 1874 में, दक्कन विद्रोह 1875 में, रंपा विद्रोह 1780 में। तो संथाल सबसे पहले है जहाँ पे, संथाल यानी कि 2 वाला। ठीक है, अगला है होम रूल के बारे में पूछ रहा है। काफ़ी प्रसिद्ध आंदोलन था ये आज़ादी के समय में। होम रूल आंदोलन के समर्थक संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते थे, हिंसक क्रांतिकारी कार्रवाई के विरुद्ध थे, बिल्कुल ठीक है। इसमें तिलक और एनी बेसेंट का था, ये दोनों ने किया था। होम रूल और एनी बेसेंट, 2 होम रूल की शाखाएं आपसी सहयोग से कार्य कर रही थी, बिल्कुल ठीक है। एनी बेसेंट ने अपनी गतिविधियां बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सीमित कर ली, शेष भारत में लोकमान्य तिलक नहीं, लोकमान्य तिलक की थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक है, एनी बेसेंट की शेष भारत में थी। तो तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है, उल्टा कर दिया उसने। यूपीएससी की अधिकतर ये ट्रिक रहती है, ज़्यादातर चीज़ों को उल्टा कर देता है ये। 1920 और 35 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बिहार बंगाल में असहयोग आंदोलन की प्रभावित किसानों की सहभागिता के कारण बिहार में वे किसान सभा के नेतृत्व में बागान मालिकों के विरुद्ध संगठित थे। बंगाल के मिदनापुर में माही से किसान वीरेंद्र नाथ समार के नेतृत्व में यूनियन बोर्ड के करों के विरुद्ध एकजुट हुए। ठीक है, तीनों। ठीक है, इस टाइप से हमने देखा, ये हो गया आपके। एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, महायान बौद्ध धर्म के बारे में भी। बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये थीम है यूपीएससी की, ये कहीं ना कहीं लगातार पूछता है, बौद्ध और जैनों पे आपको ध्यान रखना है स्पेशल इन क्वेश्चनों को। देवियाँ जो बौद्ध सद्गुण धारण करती थी, हितैषी उदारक संरक्षक है, बिल्कुल ठीक है। प्रज्ञा पारमिता पाठों में ज्ञान की कल्पना स्त्री रूप में प्रज्ञा पारमिता नामक देवी के रूप में की गई है, ठीक है। प्रज्ञा पारमिता का वर्णन सभी बुद्धों को सर्वज्ञता के स्रोत और सभी बुद्धों की माता के रूप में किया गया, बिल्कुल ठीक है। 1 और 3, 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, ये देखा हमने, ये जाना, सूचना का अधिकार वाला भी हो गया था। ठीक है, 102, 112, 91। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं पूरी तरीके से नहीं शामिल किए हुए हैं, कुछ पेजेस में छूट गए हैं मेरे हिसाब से। अगर हम उन पेजों को ऐड करें, कुछ पेजेस में ऐड तो हुए हैं, लेकिन ठीक है, इसमें काफ़ी ऊपर नीचे हो गया है।
इकोनॉमी के क्वेश्चन भी थे इसमें कुछ। अब जैसे इसमें है कोर इन्फ्लेशन के बारे में बोला हुआ है। कोर इन्फ्लेशन में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? कोर इन्फ्लेशन में आपके खाद्य कीमतें और ऊर्जा कीमतें दोनों सम्मिलित नहीं होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। और भारत की जैव अर्थव्यवस्था भारत में सर्वाधिक उत्पादन में 4.25 का योगदान देती है, सही है। बायो E3 पुनर्जीवी जैव विविधता को प्रोत्साहित करती है, सही है ये दोनों, ठीक है। मुद्रा योजना के बारे में पूछा था कि पीएम मुद्रा योजना वितरित ऋण का औसत टिकट परिणाम वित्त वर्ष 2016-15 के बीच दोगुने से अधिक है, ठीक है। 2015 में इसके प्रारंभ में समय से महाराष्ट्र ने राज्य में सबसे अधिक वितरण दर्ज किया। मुद्रा योजना में तमिलनाडु ने सर्वाधिक वितरण दर्ज किया, दूसरा गलत है, ठीक है। थोड़ा मिसमैच हो चुका है, ये स्लाइड सही से लगी नहीं है, वरना इसमें कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चन भी थे, ठीक है। चलो, इस टाइप से आपने देखा होगा ईपीएफओ के क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। इसमें सीसेट के भी कुछ क्वेश्चन थे, उसके मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरे हिसाब से यूपीएससी के माइंडसेट को समझने के लिए हमें उसके जो अदर एग्जाम यूपीएससी करवाती है उसको समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो अभी हमने जियो साइंटिस्ट का भी किया, ईपीएफओ का भी किया, सीडीएस का भी किया, सीएपीएफ का भी किया। इस तरीके से आपको भी क्वेश्चन करने होंगे ताकि आप आगामी प्रीलिम्स के लिए तैयार हो सकें। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।